ओके डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो मल्टी वेरिएबल हमारी ऑप्टिमाइजेशन थी उसको डिस्कस किया था हमने। फिर इसी तरह से कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन उसको हमने डिस्कस किया। आज उसी से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है जिसको मैक्सिमम वैल्यू फंक्शंस एंड इनवेलप थ्योरम का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अगर आप रिकॉल करें जो हमने कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन किया था या जो हमने सॉल्यूशन देखा था कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का, तो उस सॉल्यूशन में हमने देखा था कि वी फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ चॉइस वेरिएबल्स। जब हमें कोई फंक्शन दिया गया होता है तो उसमें हम जो फाइंड आउट करते होते हैं क्रिटिकल वैल्यूज या ऑप्टिमल वैल्यूज चॉइस वेरिएबल्स की। तो वो जो चॉइस वेरिएबल्स की हमारे पास वैल्यूज ऑप्टिमल वैल्यूज होती हैं, उस वो वैल्यूज होती हैं वो हमारे फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम कर रही होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अब साफ जाहिर है कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो अपने उन जो चॉइस वेरिएबल्स की क्रिटिकल वैल्यूज थी, तो उसमें हमने देखा कि हमारा x1 स्टैरिक तो जो था वो डिपेंड कर रहा था प्राइस 1 के ऊपर और w के ऊपर, यानी इनकम के ऊपर या वेल्थ के ऊपर। और इसी तरह से हमारा जो x2 स्टैरिक था वो डिपेंड कर रहा था हमारी P2 की वैल्यू के ऊपर और इसी तरह से वेल्थ पे। और दोनों ही जो हमारी पैरामीटर अल्फ़ा था, यानी एक अल्फ़ा पे और दूसरा 1 माइनस अल्फ़ा, उस पे भी जो है ना वो डिपेंड कर रहे थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ थी हमारे चॉइस वेरिएबल की, वो डिपेंड कर रही थी हमारे जो ये पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन थे। अब जब हम ये स्टैटिक वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑप्टिमल वैल्यूज अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, तो हमारा वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है दैट बिकम्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर वो ओरिजिनल फंक्शन नहीं रहता, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना वो बन जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो और थोड़ा सा जो है ना वो अपने माइंड को जो है ना वो खंगालो, तो हमने लिखा था कि यूटिलिटी फंक्शन वाज डिपेंडिंग ऑन x1 एंड x2, यानी उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज हमने लिखी थी वो लिखी थी u x1 x2 इज इक्वल टू x1 अल्फा रेज टू पावर x1 रेज टू पावर अल्फा एंड x2 रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। अब जब हमने x1 और x2 की ऑप्टिमल वैल्यूज निकाली, उसको हमने यूटिलिटी फंक्शन में पुट किया, तो उसका रिजल्ट हमारे पास जो आया था वो साफ जाहिर है कि x1 स्टैरिक आया था अल्फा w ओवर p1 और x2 स्टैरिक आया था 1 माइनस अल्फा w ओवर p2। तो जब ये वैल्यूज हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं तो फिर हमारा ओरिजिनल फंक्शन हमने बनाया था वो बन गया था अल्फा, यानी यूटिलिटी स्टैरिक u स्टैरिक x1 star into x1 steric or x2 steric is equal to alpha w over p1 raised to power alpha into 1 minus alpha w over p2 raised to power 1 minus alpha. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो utility function was dependent on x1 and x2, whereas when we evaluate that objective function on the optimal values of x1 steric and x2 steric, then our this objective function depends on the values of parameter and the exogenous variables included in the model। यानी हमारा जब हम ऑप्टिमल वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है अब वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे जो फंक्शन के अंदर एक्सोजिनस वेरिएबल्स दिए गए होते हैं और जो पैरामीटर्स होते हैं मॉडल के अंदर इक्वेशंस के, उनके ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह जो फंक्शन बनता है वो इनडायरेक्ट फंक्शन जो है ना वो बन जाता होता है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स पे लिखी हुई है, लेट मी रीड देम। A maximum or minimum value function is an objective function where the choice variables have been assigned their optimal values. These optimal values of the choice variables are in turn functions of the exogenous variable and parameters of the problem। जो मैंने अभी बताया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो चॉइस वेरिएबल पे डिपेंड करता है और चॉइस वेरिएबल इन टर्न डिपेंड करता है एक्सोजिनस वेरिएबल के ऊपर और पैरामीटर्स ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर। Once the optimal values of the choice variables have been substituted into the original objective function, the function indirectly becomes a function of the parameters through the parameters influence on the optimal values of the choice variable. Look at this statement.
यहाँ पे वो कहता है कि अगर एक दफ़ा हम चॉइस वेरिएबल्स की ऑप्टिमल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, तो जब हम अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन इनडायरेक्टली जो है वो फंक्शन बन जाएगा उन पैरामीटर्स का जो पैरामीटर्स आपके चॉइस वेरिएबल की ऑप्टिमल वैल्यूज़ को जो है ना वो डिफाइन कर रहे होते हैं या डिटरमिन कर रहे होते हैं। Thus, the maximum value function is also referred as the indirect objective function. इसीलिए आपका जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन होता है, साफ जाहिर है कि व्हेन वी एवेल्युएट आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन द क्रिटिकल और ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द चॉइस वेरिएबल, तो वो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन बनेगा। तो मैक्सिमम फंक्शन जो होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी नाम देते हैं। इनडायरेक्ट, अब गौर से सुनिए, इनडायरेक्ट। डायरेक्टली क्या है? डायरेक्ट ये है कि हमारा फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंसीडर इज अ यूटिलिटी फंक्शन। Utility depends on the quantity consumed. This is called the utility function. We studied in economics from principle of microeconomics towards advanced microeconomics, that our utility directly depends on the quantity we consume. अब जो quantities हम consume करते हैं, those depend on consumer wealth and the prices of the commodities and etc. different हमारे पास जो है ना वो एक्सोजिनस जो है ना वो वेरिएबल्स होते हैं। अब यूटिलिटी डिपेंड कर रही है हमने जो अशिया इस्तेमाल की, और जो अशिया इस्तेमाल की वो डिपेंड कर रही हैं प्राइसेस के ऊपर और वेल्थ के ऊपर। वेयर एज प्राइसेस आर द पैरामीटर्स ऑफ द वेरिएबल x1 एंड x2 एंड w इज एक्सोजिनस वेरिएबल। तो इस तरह डायरेक्ट यूटिलिटी डिपेंड कर रही है हमारी जो है वो स्टैटिक वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, एंड static values of x1 and x2 depends on the values of parameters and exogenous variable. So indirectly our utility or our objective function will be dependent on the parameters of the variables and also on the exogenous variables. अब उसके बाद जो अगर हम देखें तो indirect objective function gives all the maximum values of the objective function as these parameters vary. Hence, the indirect objective function is an envelope of the set of optimized objective functions generated by varying the parameters of the model. देखें, चूंकि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो उन तमाम वेरिएशंस को ट्रेस आउट करता है जो पैरामीटर्स की वजह से और जो हमारे एक्सोजिनस वेरिएबल्स होते हैं या उसकी ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ चॉइस वेरिएबल्स की होती है, उन सब को जो है ना वो ट्रेस आउट कर रहा होता है। इसी वजह से हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो इन्वेलप बनता है। यानी इन्वेलप वो इस वजह इसलिए बनता है क्योंकि वो अपने अंदर समोए हुए होता है एक आपके जो है ना वो पैरामीटर्स और जो एक्सोजिनस वेरिएबल्स होते हैं उनकी वजह से जो हमारी स्टेरिक वैल्यूज अफेक्ट होंगी वो उनके इफेक्ट को भी जो है ना वो अपने अंदर समोए हुए होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इन्वेलप थ्योरम। ये आपने वो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये ऑलमोस्ट उसी से जो है ना वो सिमिलर है। जिस तरह लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो अपने अंदर समोए हुए होता है ऑल द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट, तो इसी वजह से उसको इन्वेलप कर्व भी कहा जाता है। तो इसी तरह से जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है ये हमारे ओवरऑल आप कह लें कि जो हमारे पास अफेक्ट होते हैं पैरामीटर्स के और एक्सोजिनस वेरिएबल्स के ऑन स्टेरिक वैल्यूज, उसको अपने अंदर जो है ना वो लाजमी तौर पे समोए हुए होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो लेट वी टेक एन एग्जांपल एंड मैथमेटिकली प्रूव इट। इसमें हमारे पास वही एक फंक्शन दिया गया है जो कि हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है विच इज़ आल्सो आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन and we want to maximize this utility function, and this function depends on x, y and alpha. These are three variables. अब इसमें we have to follow the same procedure as we did in our previous Cobb-Douglas utility function while solving the constraint optimization. अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम फॉलो करेंगे वो ये होगा कि we will take the first order derivative and by necessary condition we will put this first derivative equal to 0. तो हम इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे इस यूटिलिटी फंक्शन का। फॉर एग्जांपल हम x के हिसाब से लेंगे तो वो हमारे पास fx बन जाएगा, y के हिसाब से लेंगे तो fy बन जाएगा, उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। फिर उसके बाद बाय adopting second order condition or by
testing our critical values of x and y with the second order derivative. हम जो है ना वो जब ये हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन या जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा जो x की क्रिटिकल वैल्यू है और इसी तरह से y की जो है ना वो क्रिटिकल वैल्यूज है, बेसिकली वो हमारी जो है वो ऑप्टिमल वैल्यूज हैं, क्योंकि अब वो वैल्यूज जो है ना वो सेटिस्फाई कर रही है हमारी सफिशिएंट कंडीशन को। फिर उसके बाद साफ जाहिर है कि हमारा x जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू x स्टेरिक ए एंड y वुड बी इक्वल टू y स्टेरिक अल्फा। यानी ये हमारी जो x स्टेरिक होगी ये भी अल्फा पे डिपेंड करेगी और y स्टेरिक जो है ये भी हमारी जो है ना अल्फा पे डिपेंड कर रही होगी। या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो पैरामीटर्स होंगे और इसी तरह से हमारे जो एक्सोजिनस वेरिएबल। अब यहाँ पे ये अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, सॉरी ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो एग्जांपल है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में चूंकि हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती, सो यहाँ पे पैरामीटर्स तो नहीं होंगे, यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक्सोजिनस एक वेरिएबल होगा जो यहाँ पे अल्फा है। तो यहाँ पे आपके जो एक्स और वाई की ऑप्टिमल वैल्यूज होंगी, these will depend on a third exogenous variable which is alpha. If we substitute these values into the objective function, we obtain a new function. This would be our third task कि हमने जो ऑप्टिमल वैल्यूज निकाली हैं अल्फा की, उन ऑप्टिमल एक्स और वाई की, उन ऑप्टिमल वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन था। ये यहाँ पे मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन था, ये यूटिलिटी फंक्शन। अब इसमें हम जो है ना वैल्यूज पुट करेंगे अपनी एक्स स्टेरिक की और इसी तरह से वाई स्टेरिक की। तो ये देखें अब u जो था ये यहाँ पे u था, ये u था। अब इस u को क्या किया हमने, इस u को हमने v बना दिया और यहाँ पे हमारे पास अल्फा आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे x और y दोनों जो है ना वो अल्फा पे डिपेंड कर रही हैं। अब जो अकेला x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया x स्टेरिक अल्फा के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा x जो है ये बराबर है x स्टेरिक अल्फा के। इसी तरह से हमारा जो y था उसको हमने रिप्लेस कर दिया y स्टेरिक अल्फा के साथ जो है, और जो तीसरा अल्फा था वो हमारे पास उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अब लेट अस अंडरस्टैंड द कंपैरिजन। अब यहाँ पे आप देखें तो आवर यूटिलिटी वाज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड अल्फा और ऑन द वेरिएबल्स ऑफ एक्स वाई एंड अल्फा। लेकिन जब एक्स और वाई की ऑप्टिमल वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन होता है इट बिकम्स इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एंड दैट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बिकम्स द फंक्शन ऑफ आवर एक्सोजिनस वेरिएबल। अब देखें एक्स स्टेरिक डिपेंड्स ऑन अल्फा, वाई स्टेरिक डिपेंड्स ऑन अल्फा, सो एज अ रिजल्ट आवर इनडायरेक्ट फंक्शन विल ओनली और solely depend on the value of exogenous variable अल्फा। अब अगर आप देखें तो ये तीन हमारे पास एक्सप्रेशंस है राइट हैंड साइड पे, अगर आप जो है ना वो देखें ब्रैकेट के अंदर एक्स स्टेरिक अल्फा, वाई स्टेरिक अल्फा और अकेला अल्फा। तो इस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हमारा ये जो एक्सोजिनस वेरिएबल अल्फा है वो तीन तरह से अफेक्ट कर रहा है। एक एक्स स्टेरिक अल्फा के जरिए, दूसरा यानी जब अल्फा चेंज होता है तो एक्स स्टेरिक चेंज होगा जिसकी वजह से हमारा यूटिलिटी का लेवल चेंज होगा। अगर अल्फा चेंज होगा तो वो वाई को अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से हमारी इनडायरेक्ट यूटिलिटी चेंज होगी। और एक डायरेक्ट अफेक्ट अल्फा का होता है जो कि वी के ऊपर आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सोजिनस वेरिएबल अल्फा है इट इज डिपेंडिंग आवर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय टू वेज, इनडायरेक्ट वेज और डायरेक्ट वेज। यानी दो तरह से कर रहा है, डायरेक्टली भी कर रहा है, इनडायरेक्टली भी कर रहा है। एक्स स्टेरिक अल्फा और वाई स्टेरिक अल्फा के जरिए ये इंटरैक्टली कर रहा है, जबकि अल्फा डायरेक्ट भी जो है ना वो अफेक्ट कर रहा है। अब अगर हम इस इफेक्ट को देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने इस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। चूंकि यहाँ पे अल्फा जो है ये हमारे पास अब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, लिहाजा इस फंक्शन का हम जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। और जब विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हम देखेंगे कि वो पार्शियल डेरिवेटिव हमारा जो है ना वो बनेगा ये वाला कि दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करली एक्स डायरेक्ट ओवर करली अल्फा प्लस एफ वाई
करली वाई स्टैरिक ओवर करली अल्फा प्लस एफ ए। अब बेटा ये पीछे हम पढ़ के आए हैं नेसेसरी कंडीशन के अंदर कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू जीरो है। ये देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमने जो देखी थी कि एफ ऑफ एक्स जो है जीरो के बराबर है, एफ ऑफ वाई भी जीरो के बराबर है। यानी हमने फर्ज किया हुआ था अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन के आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव वुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स ये वाला जो है, ये एफ ऑफ एक्स ये हमारा बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये सिफर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये एफ वाई है, ये भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा और सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट रह जाएगा, जो कि हमारा एक्सोजिनस वेरिएबल जो है वो हमारे आप कह लें कि इस वेरिएबल को जो है ना वो हमारे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को जो है ना वो अफेक्ट कर रहा होगा। सो हम इसको यूं कंक्लूड कर सकते हैं कि द इन्वेलप थ्योरम स्टेट्स that only the direct effect of a change in exogenous variable need to be considered, even though the exogenous variable may also enter the maximum value function indirectly as part of the solution to the endogenous choice variable। देखिए यहाँ पे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इन्वेलप थ्योरम ये बयान करता है कि जब हम तीसरा वेरिएबल जो हमारा एक्सोजिनस वेरिएबल होता है वो हमारे फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जब मौजूद होता है, तो वो दो तरह से अफेक्ट कर रहा होता है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो नहीं होता, बल्कि हमारा वो जो फंक्शन होता है, इनडायरेक्ट फंक्शन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होता है बाय एक्सोजिनस वेरिएबल। यानी इन्वेलप थ्योरम हमें ये बताता है कि हमारा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है एक्सोजिनस फंक्शन का वो जीरो के बराबर होता है, यानी वो नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही इफेक्ट होता है एक्सोजिनस वेरिएबल का, और वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे उस फंक्शन के ऊपर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था हमारा इन्वेलप थ्योरम के ऊपर। और नेक्स्ट हम इसकी जो है ना वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का जो एक न्यूमेरिकल होगा वो इंशाल्लाह करते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन अगर हमें दी गई हो तो उस कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को कैसे हम जो है ना वो इन्वेलप थ्योरम के ज़रिए से